बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी refers to the strategic framework of rules, regulation, principle and procedure established by a government to guide, regulate and control industrial development। देखो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाता कौन है? हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुछ रूल और रेगुलेशन बताती है जिनको इंडस्ट्री पूरी तरह से फॉलो करती है, और जो इंडस्ट्री फॉलो नहीं करती उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट है, इट एक्ट्स एज एन इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट। ये एक रोड मैप की तरह वर्क करती है कि हमने किस तरीके से अपनी इकोनॉमिक को डायरेक्शन देनी है। डेजिग्नेटिंग स्पेसिफिक डेवलपमेंटल रोल टू द पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। अब ये क्या स्पेसिफिक रोल्स प्रोवाइड करती है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को कि किस तरीके से आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को ऊपर लेके जाना है। फॉर कॉर्पोरेट लीडर्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिप्रेजेंट द अल्टीमेट एक्सटर्नल फ्रेमवर्क। अगर हम एक कंपनी की बात करें तो कंपनी एक अपने आप में पार्टी है, ठीक है। अब वो अपने लिए पॉलिसी बनाती है, अपनी तरीके से काम करती है। अगर हम देखें गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको वो फॉलो करेगी तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या हो गई? एक एक्सटर्नल पार्टी हो गई, ठीक है। तो ये एक टोटली एक्सटर्नल फ्रेमवर्क की तरह काम करता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किसके लिए? कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए। किसी भी कंपनी के लिए गवर्नमेंट क्या है? एक्सटर्नल पार्टी है, और उसकी जो पॉलिसी है ये भी क्या हो गई? उसके लिए एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क हो गई। नाउ इट डिफाइंस which economic sector receives state financial support and which face restrictive barrier। तो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू कि कौन सी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। किसके थ्रू? टैक्स रिलैक्सेशन के थ्रू, प्लस लोन्स एंड एडवांसेस के थ्रू। और कौन सी ऐसी सेक्टर्स हैं जिनको रिस्ट्रिक्टिव बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे, यानी कि उनके जो टैक्सेस होंगे वो बढ़ा दिए जाएंगे, उनको इजीली लोन्स नहीं मिलेंगे, उनके लोन के लिए इंटरेस्ट रेट थोड़े ज़्यादा रखे जाते हैं, ठीक है, उनको सब्सिडी नहीं मिलती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें कौन से सेक्टर को प्रमोट करना है, कौन से सेक्टर को हमें डिमोट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। देखो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। गवर्नमेंट क्यों बनाती है? तो सबसे पहले है हमारे पास सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ले जाने के लिए फ्यूचर में क्या किया जाता है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे रहता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे। हम जो सब कुछ कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ताकि लोगों को रोज़गार मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, वो अच्छे से खर्च पाएँ, अच्छा खा पी पाए, पहन पाए, तो बेसिक चीज़ें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नेक्स्ट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देखो, रीजन की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया दो पार्ट्स में डिवाइड है रीजन। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वो वेल डेवलप्ड एंड वेल फर्निश्ड है, पर लेकिन अगर हम बात करें रूरल एरिया की तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, ठीक है। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा एजुकेशन वहाँ पे नहीं है, इतनी ज़्यादा इनकम वहाँ पे नहीं है, और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी वहाँ पे नहीं है। तो उन चीज़ों को क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस किस तरीके से किया जाता है? या तो आप सब्सिडी दे दें कि हाँ, अगर रूरल एरिया में इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी तो आपको क्या मिलेगा? कुछ परसेंट किसी फाइनेंशियल चीज़ पे छूट मिलेगी, या टैक्स आपको कम देना पड़ेगा। तो ऐसे में रूरल एरिया में क्या होता है? इंडस्ट्री सेटअप करना इजी हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो इकोनॉमी है उसमें भी बैलेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग वेल्थ कंसंट्रेशन। वेल्थ की अगर हम बात करें तो अर्बन एरिया में वेल्थ क्या होती है? ज़्यादा अच्छी होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा अच्छा होता है, और आपको हर चीज़ की ऑलमोस्ट नॉलेज होती है, ठीक है। पर लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे लोगों की इनकम इतनी अच्छी नहीं है, वेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे अनइवन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी रहता है। यानी कि रूरल एरिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर है और
कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो इस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। देन है इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। अब इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो हमारी जो कंट्री है वो कहीं पीछे ना रह जाए, इसलिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई जाती है। ठीक है, जब हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हमारी जो कंट्री की कंपनीज हैं वो आउटशाइन कर पाए बाकी की अदर फॉरेन कंट्रीज़ को, इसलिए भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी फ्रेम की जाती है। देन नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस की अगर हम बात करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, उनको प्रमोट करें, ठीक है, और उनका ही यूज़ करते हुए उसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, ठीक, ताकि हमारी जो फॉरेन की इनकम है उसको जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके और अपने जो क्या कहते हैं डोमेस्टिक इनकम है उसको अपने हाथ में रखा जाए। ठीक है, अगर हम अपना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं सस्ता भी पड़ेगा और हमारी जो डोमेस्टिक इकनॉमी है उसको क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो यहाँ हमारे पास 3 टाइप की इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती हैं। सबसे पहले है हॉरिजॉन्टल, देन वर्टिकल एंड लास्ट है रेगुलेटरी और मार्केट एनहेंसिंग पॉलिसी। हॉरिजॉन्टल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर पे फोकस नहीं करती, किसी इंडस्ट्री पर फोकस नहीं करती, बल्कि इन जनरल हमारी इकनॉमी पे या हमारे एजेंडाज पे फोकस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, हमारी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, ना कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में सोचते तो हम वहाँ उनको क्या देते, एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड करते या फिर मटेरियल का कुछ रेट टैक्स पे उस पर कम करते। पर हम किसके बारे में सोच रहे हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो हम नेशनल हाईवेज बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, पर लेकिन एक्सप्रेस वेज बनाएंगे, लेकिन हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारा किस पे है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर हमारा फोकस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल पॉलिसी। अगर हम वर्टिकल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सेक्टर्स पे अपना डोमिनेंस रखने के लिए उनको टारगेट करती है, उनके ऊपर टैक्स ब्रेक्स लगाती है और उनको लोन ग्रांट करती है। अब ये कौन से सेक्टर्स हैं, जैसे एनर्जी सेक्टर, एरोस्पेस, माइक्रोचिप। अब अगर हम जो हमारे एयरफोर्स के लड़ाकू विमान है उनको किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दें, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका गवर्नमेंट नहीं चाहती कि मिसयूज़ हो, और साथ ही साथ चाहती है कि हमारा डोमेस्टिक डोमिनेंस बना रहे, यानी गवर्नमेंट का फुल ऑन कंट्रोल उन चीज़ों पर बना रहे। तो यहाँ पे उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए उन सेक्टर्स को टारगेट किया जाता है और उस पर पैसा लगाती है गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलेटरी एंड मार्केट एनहांसिंग पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी ऑपरेशन बाउंड्रीज है कॉरपोरेशन की, यानी जो हमारी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, बेच रही हैं, उनके ऊपर एक बाउंड्री सेटअप की जाती है कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में ही अपना ऑपरेशन कर सकते हैं, यही सामान आप बना सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं, ताकि क्या बना रहे, मोनोपोली लॉ बना रहे। नाउ अगर हम बात करें हमारे रेलवेज़ की, वो किसी हम प्राइवेट कंपनी को देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे को क्या रखना है, अपना कंट्रोल रखना है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एनफोर्सिंग एंटी मोनोपोली लॉ, ईजिंग बिजनेस लाइसेंस रूल और मॉडिफाइंग ट्रेड टैरिफ टू शील्ड लोकल मैन्युफैक्चर। कुछ चीज़ों में एंटी मोनोपोली लॉ भी लाया गया, साथ ही साथ लाइसेंसिंग रूल लाया गया कि चलो अगर कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आप अपने तरीके से बनाना भी चाहते हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे कि फूड के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है FSSAI का। ठीक है, देन अल्कोहल के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आप उसके बिजनेस कर सकते हैं, पर लेकिन आप उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया।
देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, और एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जो हमारी आई थी 1991 में। उससे पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो किस तरीके की थी, कैसी इवॉल्व हुई, वो इस टॉपिक में हम देखेंगे प्री लिबरलाइजेशन ईरा में। फर्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। 1948 में जब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी जनरेट की गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर भी काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, और हमारा जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है उसको एक्सपेंड किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इसमें क्या किया गया, इंडस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 3 कैटेगरी में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर जो था वो गवर्नमेंट का था, प्राइवेट सेक्टर जो था वो आम लोगों का था, और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों का मिक्स था। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हैवी इंडस्ट्री थी, यानी जिनका बहुत ज़्यादा दबदबा था, उन सारी इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर रखा, जैसे कि स्टील, पावर, माइनिंग। ठीक है, इन इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर रखा, और बाकी की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको प्राइवेटाइज किया गया। देन 1977 एंड 1980 स्टेटमेंट। 1977 में क्या किया गया, पॉलिसी ऐसी आई कि किस पे फोकस किया गया, हैविली ऑन स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें प्रोडक्शन या फिर मैन्युफैक्चरेशन जो की जाती है, मैन्युफैक्चर जो किए जाते हैं प्रोडक्ट, वो थोड़े लो स्केल पे किए जाते हैं। ठीक है, थोड़े कम स्केल पे किए जाते हैं। और अगर कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो इन जनरल हमारे जैसे घरों के अंदर कुछ ना प्रोडक्ट बना लिया, कोई आर्टिकल बना लिया आपने, वो बेच दिया, उसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। अब यहाँ पे ये एक तरीके की शुरुआत हो गई थी, किस चीज़ की, लिबरलाइजेशन की, यानी कि थोड़े बहुत रूल्स हटने लगे थे, लोग अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो 1980 अपडेट री एम्फसाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स एंड अर्ली स्टेप्स टुवर्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ये लिबरलाइजेशन से पहले का समय आ चुका था। देन आई हमारी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991, द टर्निंग पॉइंट के नाम से भी जानी जाती है। ये लॉन्च हुई क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। ऐसे में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करना बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरी पड़ गया था, तो ये लाई गई। लिबरलाइजेशन है हमारी जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो भी टैक्स रेट हैं उनको क्या किया गया, टैरिफ्स हैं उनको हटाया गया, तो लिबरलाइज होगी हमारी जो इकनॉमी है, उसको क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए टैक्स को हटाया गया, टैरिफ्स को हटाया गया, ताकि स्मूथली हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों कर सकें। देन नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन है कि जो बड़ी कंपनीज थी, बड़े सेक्टर्स थे, वो किसके अंडर थे, हमेशा स्टार्टिंग से गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उनको भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया गया। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ये टर्म हमारी आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे क्या किया जाता है, बाहर से फंडिंग की जाती है, कैपिटल हमारी कहाँ से आती है, फॉरेन से। अब्रॉड की जो हमारी कैपिटल है, जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन इन्वेस्टर रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ड्रॉप्ड मैंडेटरी लाइसेंसिंग फॉर ऑल। लाइसेंसिंग मैंडेटरी करी गई सबके लिए, बट अ हैंडफुल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफ hazardous इंडस्ट्रीज, पर लेकिन कुछ ऐसी चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्शन रखी गई जो एक्चुअल में इंडस्ट्री हमारी मतलब डिफ़िकल्ट थी, हैवी थी। नेक्स्ट है डिसमेंटलिंग मोनोपोली, रिमूव्ड एसेट लिमिट ऑन लार्ज कॉरपोरेशन अंडर द MRTP एक्ट। MRTP एक्ट के अंदर क्या किया गया कि जो एसेट की लिमिटेशन थी उसको रिमूव किया गया। अब आप अपना जो भी जितना भी आप एसेट, जितना भी आप फंड अरेंज कर सकते हैं करिए, और जितना भी एसेट आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं।
अब इससे क्या हुआ, जो कंपनीज थी उन्होंने कैपिटल रेज करी। कैपिटल रेज करने के बाद उन्होंने लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया, यानी कि लार्ज कंपनियां बनना शुरू हुई। नेक्स्ट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट बूम। अब हमारी डूबती हुई जो इकोनॉमी थी उसको एक तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने बचा लिया। Allowed automatic approval for foreign direct investment in many sectors, opening the door to global capital. ग्लोबल कैपिटल का यूज़ करते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करी गई। और यहाँ पे पहले क्या होता था, जैसे भी फॉरेन से पैसा आ रहा है, पहले डायरेक्ट किसको बताया जाता था, गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा, देन उस पर कुछ टैक्स लगेगा, देन आपके हाथ में आएगा। बट इसके बाद क्या हो गया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। गवर्नमेंट का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो थोड़ा मिनिमाइज हो गया, क्योंकि ऑटोमेटिक अप्रूवल हो गई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन, रिड्यूस्ड द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली फॉर द स्टेट, लिमिटिंग गवर्नमेंट डोमिनेंस टू डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की डोमिनेंस थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ें जो थी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी और बाकी की सारी सरेंडर कर दी प्राइवेट सेक्टर को, एक तरीके से कि आप इजीली कुछ भी अब अपना काम कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन में आप करना चाहते हैं किसी भी चीज़ में वो कर सकते हैं, पर लाइसेंस आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। अब गवर्नमेंट डोमिनेंस की बात करें तो यहाँ पे डिफेंस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट को हमने क्या रखा, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। नेक्स्ट है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एंड देयर रोल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। मैनेजर डू नॉट रन बिजनेस इन अ वैक्यूम, they must constantly adapt their corporate strategy to match specific government policy instrument। देखो गवर्नमेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी इवॉल्व होती रहती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। कभी गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करती है, कभी किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करती है। ऐसे में जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं उनको हमेशा उन पॉलिसीज़ को कंसीडर करते हुए अपनी कॉर्पोरेट की स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है ताकि मैच और जो मार्केट है उसमें टिके रह सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। यहाँ पे हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले है फिस्कल इंसेंटिव, देन है फाइनेंशियल सब्सिडीज, नेक्स्ट है टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स, देन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन एंड लास्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इन टर्म्स से ऑलमोस्ट आप वाकिफ़ होंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें फिस्कल इंसेंटिव्स की, तो ये क्या है, हमारे जो टैक्स के अंदर एक तरीके से रिबेट है या रिलैक्सेशन है, उसको क्या कहा गया है, फिस्कल इंसेंटिव्स। जो पैसा यहाँ पे टैक्स से बचता है उसको कहाँ लगाया जाता है, मैनेजर अलग टैक्स सेविंग की पर्पस से उसको क्या करता है, अपना दूसरी डायरेक्शन दे देता है। कॉर्पोरेट टैक्स हॉलिडे, देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मान लीजिए हमारे पास क्या है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, यानी कि अगर आप पैसा लगाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए तो आपको क्या मिलेगा, टैक्स आप बाद में पे कर सकते हैं या फिर टैक्स लोन मिल सकता है आपको। तो गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को थोड़ा ज़्यादा क्या दिए जाए, इम्पोर्टेंस दी जाए और पैसा उसमें उस सेक्टर में लगाया जाए। ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है, वो इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर देता है, कहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। वो जो पैसा अपना कहीं और लगाने वाला था वो कहाँ लगाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सब्सिडी। यहाँ पे डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, कैपिटल सब्सिडी दी जाती है, कवरिंग अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट। मान लो आप कोई न्यू इंडस्ट्री लगा रहे हो और आप लगा रहे हो अर्बन एरिया में, गवर्नमेंट कहती है आप रूरल एरिया में कहीं लगाओ, हम आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे, फैक्ट्री सेटअप कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो कहाँ लगाएंगे आप कहेंगे हमारे को पैसा बच रहा है, ठीक है, काम हमारा वहाँ भी चलेगा, काम हमारा वहाँ भी चलेगा, तो हम कहाँ लगाएंगे, रूरल एरिया में। तो इस तरीके से रूरल एरिया को अपलिफ्ट किया जाता है गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू।
देन है हमारे पास टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट कोटाज एंड एंटी डंपिंग प्रोटेक्शन। यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगती हैं उन सारी चीज़ों से भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाती है। सप्लाई चेन सोर्सिंग, यहाँ पे सप्लाई चेन को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। हाई इंपोर्ट टैरिफ्स फॉर सप्लाई चेन मैनेजर टू स्विच फ्रॉम फॉरेन सप्लायर टू डोमेस्टिक वेंडर। अगर मान लो बाहर से सामान मंगवाने पे आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो आप क्या करोगे, जो डोमेस्टिक वेंडर्स हैं उनसे आप सप्लाई ले लोगे। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आपने लेना है तो आप बाहर से लेने की बजाय क्या करोगे, अपने इंडिया से ही वो सामान उठा लोगे, क्योंकि बाहर से अगर आप मंगाओगे तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन, सेटिंग इक्विटी ऑनरशिप कैपिटल, एग्जाम्पल 49%, 74% और 100% फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने की आपको परमिशन दी जाती है और साथ ही साथ आपको कहा जाता है कि इतने % इक्विटी आपको मेंटेन करनी है, यानी इक्विटी शेयर्स आपको जो इशू करने हैं वो इतने % होने ही चाहिए, बाकी आप अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डिक्टेट्स वेदर executive can expand via fully owned subsidiary or must form joint venture with local partner। तो यहाँ पे ये क्यों किया गया है, ताकि जो लोकल पार्टनर हैं उनको भी मौका मिल सके। ठीक है, क्योंकि अगर आपको 50% इक्विटी ही रखनी है तो आप कहाँ जाएंगे, लोकल वेंडर के पास, सॉरी लोकल जॉइंट वेंचर्स के साथ। तो यहाँ पे लोकल लोगों को भी इन्वेस्टमेंट का मौका मिले, इसलिए ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या है हमारे पास, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एनक्लेव्स फीचरिंग टैक्स एग्जम्पशन एंड सिंप्लीफाइड कस्टम प्रोसीजर। यहाँ पे पर्टिकुलरली प्लांट अगर आप सेटअप करेंगे तो क्या होगा, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको कुछ प्रोसीजर से ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा। तो प्लांट लोकेशन इन्फ्लुएंसेस ऑपरेशनल लॉजिस्टिक डायरेक्टिंग मैनेजर्स टू पोजीशन फैसिलिटीज़ इनसाइड टैक्स फ्री एक्सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जोन बना दिए जाते हैं जहाँ पे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपना प्लांट मान लीजिए किसी एक गांव में लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्लांट को लगाने के लिए। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ पे प्लांट लगे और वहाँ की लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उनका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनके पास भी इनकम जनरेट हो पाए। तो ये था हमारा टॉपिक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। और अगर आपको समझ आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।